प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, घर परिवार में बुजुर्गों का होना, अपने से बड़ों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की चकाचौंध की जिंदगी में कब हम अपना रास्ता भटक जाए बोल नहीं सकते। विपत्तियों के समय में यदि हमारी सूझबूझ के साथ रक्षा करने वाले कोई है तो हमारे वडील हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस का खजाना है वो खजाना हमें लुटाना चाहते हैं, पर हम उनकी बढ़ती हुई उम्र को देखकर उनसे किनारा कर लेते हैं। महेश, सुरेश और रमेश 3 भाई थे। पिताजी ने तीनों भाइयों को अलग अलग 2 BHK के मकान लेकर दे दिए थे। तीनों का व्यापार भी अलग था। सभी को सेटल करने के बाद अपनी बची हुई जिंदगी आराम से व्यतीत हो रही थी, पर कहते हैं ना, जो जन्मा है मृत्यु सुनिश्चित है, उसे जाना ही है। एक दिन तीनों भाइयों के सर से पिताजी का साया हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। महेश और सुरेश ये दोनों भी अपने सबसे छोटे भाई रमेश को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तीनों का विवाह हो चुका था, तीनों सेटल थे, पर रमेश कुछ बहुत जल्द आगे निकल गया। छोटा होने के बावजूद भी उसने इन दोनों से अपार संपत्ति कमाई। इसके व्यापार दिन दुने रात चौगुने उन्नति कर रहे थे। जिस क्षेत्र के अंदर यह हाथ डालता उसे सफलता मिलती, और जब ज्यादा सफलता मिलने लगती ना, तो दोस्तों अपने पैर जमीन पे ही रखने चाहिए। जब गुरूर आने लगता है तो ये चंचला भी हमें धोखा देने लगती है। इसका नाम ही चंचला है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। इसकी बढ़ती हुई ख्याति, कीर्ति और दौलत को देखकर दोनों भाइयों को बड़ी खुशी होती थी, और ये समझता था कि मेरे से जेलेसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि मैं इनसे कई गुना आगे निकल गया। धीरे धीरे उसका रहने का स्टेटस ही चेंज हो गया। छोटों को कुछ भी समझता नहीं था। व्यापार के क्षेत्र में भी कोई व्यापारी आता तो अच्छे मुंह से बात नहीं करता था, क्योंकि पैसों का रुतबा ही ऐसा था उसका। धीरे धीरे उसकी संगत ऐसे लोगों से हो गई, दोस्त ऐसे बन गए जो कि सातों ही कुव्यसनों के अंदर लिप्त थे। अब जुआ भी खेलने लगा, ड्रिंक भी करने लगा। एक दिन महेश और सुरेश दोनों घर पे आए और उन्होंने रमेश को बुरी तरह से डांटा, पर रमेश भला क्यों सुने। वो कहने लगा कि तुम दोनों मेरे से जलते हो, मेरी उन्नति तुम दोनों से देखी नहीं जाती, इसलिए चले आए अपने बड़प्पन का नजारा दिखाने के लिए। पर मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूं, मेरा अपना स्टेटस है। दोनों भाइयों ने सोचा कि इसको बहुत ज्यादा गुरूर आ गया है अपनी संपत्ति का। खैर धीरे धीरे किनारा कर लिया इन दोनों ने। अब ये कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, बिंदास रात को 12-12, 1-1 बजे तक जुआ घर के अंदर जुआ खेलता रहता।
पर कहावत है ना दोस्तों, सब दिन रहत न एक समाना, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। धीरे धीरे जुए के अंदर ये सब कुछ हारने लगा। और जुआ चीज ऐसी है दोस्तों, उसे हारने वाला भी खेलता है और जीतने वाला भी खेलता है। नशा ही ऐसा है। जीतने वाला तो सोचता है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, मैं आराम से जीत रहा हूं, वो खेलते ही जाता है। और हारने वाला ये सोच के खेलता है कि ये दाव नहीं तो अगला दाव तो मेरा ही लगेगा, और इस तरह से सब कुछ स्वाह होता चला जाता है। महाभारत हमारे सामने है। पांडवों ने इतने समझदार होने के बावजूद भी, अरे युधिष्ठिर तो धर्मपुत्र था, दिगंत के अंदर उसकी ख्याति व्याप्त थी, वो भी जुए की लत के अंदर अपने भाइयों के साथ साथ अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा बैठा था। किसी से छुपा हुआ नहीं है, और तभी तो महाभारत खड़ा हुआ। दोस्तों, व्यसन कोई भी हो खतरनाक होता है, इनसे बच के ही रहना चाहिए। ये भी धीरे धीरे इतना खेलता गया कि अंततः उसको अपनी दुकान भी बेचनी पड़ी, अपना शोरूम भी बेचना पड़ा। अब जब इनकम का स्थान ही दुकान था और वो ही समाप्त हो गई, और इस बंदे ने जो पिताजी द्वारा दिया गया 2 BHK था, जब पैसा आने लग गया था तो उस 2 BHK को भी बेचकर इसने 3 BHK बैंक लोन से ले लिया था, अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि देखो तुम दोनों के पास तो 2 BHK पर मेरे पास 3 BHK है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कमाया है, बनाया है। अभी इसके हफ्ते भरना दुभर होने लगा। 3 महीने हो गए, मकान के हफ्ते नहीं भरने की वजह से बैंक वालों ने तकाजा करना शुरू कर दिया। ये कहता कि बस 5-6 दिन में मैं दे देता हूं, किस्त चुका दूंगा। पर धीरे धीरे जब 5 महीने हो गए तो बैंक वालों ने कहा कि अब तुम्हारा घर हम नीलाम कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही थे, क्योंकि मॉर्गेज मकान रखा हुआ था। बैंक ने नोटिस इसके मकान के बाहर चिपका दिया और अखबार में इश्तिहार दे दिया कि इस तारीख को रमेश का मकान हम नीलाम कर रहे हैं, जो भी इस नीलामी में अच्छी बोली बोलेगा उसे हम दे देंगे। वो दिन नजदीक आ गया। दोस्तों, महेश और सुरेश भी लोगों की भीड़ के साथ साथ उस मकान के लिए आ गए। जैसे ही रमेश की नजर अपने दोनों भाइयों की तरफ पड़ी, बदतमीजी से उसके मुंह से गाली निकल ही गई। इन्हीं की बद्दुआओं से आज मैं सड़क पे आ गया हूं। मेरी उन्नति इनसे देखी नहीं गई। पर इन दोनों भाइयों ने उपेक्षा भाव रखा। छोटा है, छोड़ो। गुस्सा तो बहुत आया था, पर करे क्या। उन्होंने डायरेक्ट मैनेजर से बात किया और कहा कि भाई तुम बताओ, कुछ नीलामी मत करो, क्या रेट से तुम इसको बेचना चाहते हो। उन्होंने कैलकुलेशन किया, ब्याज के साथ में हमारा इन मकान के हिसाब से 42 लाख रुपए निकल रहा है। और रमेश सोच रहा था कि कम से कम ये मकान 80 लाख में बिकेगा, ताकि मैं बैंक का लोन मिटाकर जो बचे हुए पैसे हैं उनसे अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूंगा। पर बैंक वालों ने कहा नहीं, हम ज्यादा लालच में नहीं आने वाले हैं, हमें जितना है हमारा हम उतना ही लेंगे। उन्होंने 42 लाख फिक्स कर दिए। रमेश कुछ नहीं कर सकता था। दोनों भाइयों ने अपने साथ में जो बैग लाई थी मैनेजर को सुपुर्द की और कहा कि गिन लो, पूरे 42 लाख है और सारे डॉक्यूमेंट्स रमेश के ही नाम से वापस हमें नील सर्टिफिकेट के साथ दे दीजिए।
लोगों को पता चल गया कि दोनों भाइयों ने ही वापस ले लिया इन्हीं का मकान। धीरे धीरे लोग जाने लगे। जब सब लोग चले गए तो इस सोफे के ऊपर औंधा लेटा हुआ था। किस मुंह से अब मैं इनसे कुछ कहूं, क्योंकि इन्होंने तो खरीद लिया है और मुझे जलील करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए इन्होंने 3 BHK मेरा ले लिया, दूसरों को नहीं लेने दिया। पर महेश और सुरेश दोनों उसके नजदीक आए तो महेश, जो सबसे बड़ा था, कड़क आवाज में बोला, रमेश उठो, नाटक मत करो सोने का। हाँ भैया, एकदम से हड़बड़ा कर उठता है। इधर सुनैना, जो कि रमेश की पत्नी, अंदर फूट फूट कर रो रही थी, जो कि इसे बार बार कहती थी कि आप व्यसनों में मत लिप्त होइए। जो मेरे देवर है, जो मेरे जेठ है, कभी कभी संडे ही सही उनके घर आया जाया करो, जिससे कि बच्चों का भी मेल मिलाप होगा और उनके कुछ संस्कार, अच्छे संस्कार हमारे जीवन के भीतर आएंगे और रिश्तों की जो डोर है बंधी रहेगी। पर ये नहीं सुनता था। वो बेचारी रो रही थी, उसे पता था कि आज मकान भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। एक एक ईंट, जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था खरीदने के पहले, मैंने देखी है कितनी मजबूती से ये अपार्टमेंट बन रहा था जहां पे हमने 3 BHK लिया था। आज मेरे सपने का घर भी नीलाम हो गया, नीलाम होने जा रहा है। उसे होश ही नहीं था कि मेरे जेठ और देवर भी आए हुए हैं। पर जैसे ही जेठ जी की आवाज सुनी, कमरे से बाहर आई। दोनों बच्चे भी मां को रोते हुए देख बिलख रहे थे। सुरेश ने, जो बैंक ने कागजात दिए थे, नील सर्टिफिकेट दिया था, रमेश की तरफ फेंकते हुए कहा, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हारा मकान नीलाम होने को आ गया और तुमने हमको पराया समझा। अरे व्यसनों के अंदर लिप्त होने के बाद हमने सोचा ठोकर खाएगा कभी ना कभी और संभल जाएगा, पर इतनी बड़ी नौबत आ गई और हमें कानों में खबर तक नहीं। और सुने ना, तुमने भी कोई हमें खबर नहीं पहुंचाई, तुम भी इसकी तरह हो गई। इतना सुनना ही था, ये संभालो अपने पेपर और आज के बाद कभी भी दुर्व्यसनों के अंदर लिप्त पाए गए, रमेश, मैं कह देता हूं कि मुझसे बुरा कोई नहीं रहेगा। सुरेश ने और महेश ने अपने सबसे छोटे भाई को बुरी तरह से उस दिन डांटा। दोस्तों, जब बड़े डांटते हैं ना, गालियां देते हैं ना, हमारे मारवाड़ में कहावत है, बड़े बुढ़ारी गालियां दूध घीरी नालियां, वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। उसमें हमारा हित छुपा हुआ रहता है। उनकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, घर परिवार के अंदर यदि हमें रहना है तो एक दूसरे को समझ कर रहना है। एक दूसरे की यदि गलतियां है तो उसको दबाओ और भविष्य में वो गलती ना करे इसकी चेतावनी दो। घर की बात को बाहर तक मत जाने दो। घर परिवार के जो बड़े सदस्य यही हमें सिखाते हैं। बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, बिखर गई तो खाक की। दोस्तों, परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए भाइयों के अंदर आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है। हमारे घर के अंदर यदि ऐसी कोई नौबत आ जाए तो अपना बड़प्पन दिखाओ, अपना कर्तव्य समझ के, क्योंकि ये रिश्ते ही साथ आने वाले हैं। रिश्तों की डोर को दोस्तों टूटने मत दो। यदि रिश्ते हमारे मजबूत हैं, मुट्ठी हमारी बंधी है, तो किसी की ताकत नहीं है हमारी तरफ कोई उंगली उठा के बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।